गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में समास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पदबंध पढ़ा, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पढ़ा और आज जो है हम लोग समास पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, संधि पढ़ा था। संधि में क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से जो शब्द निर्माण होता है उसे दो स्वरों के कोई मेल को संधि कहते हैं। और ये जो समास है इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षेप करना। संक्षेप का अर्थ क्या होता है? छोटे में करना, संक्षेप। तो संक्षेपीकरण यानी संक्षेप में, किसी चीज़ को संक्षेप में करना। परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया मतलब क्या हो गया? देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, रस से भरा। रस से भरा, रस से भरा मतलब रस भरा। रस से भरा। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक नए शब्द हैं, इनसे बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें देखिए, कारक चिन्ह से और यहाँ पे है के लिए, और यहाँ पर जब यहाँ पे ये समस्त पद जब बना तो कारक चिन्ह का लोप हो गया। देखिए, इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। ये जो है ये समस्त पद कहलाता है। यहाँ पर समस्त पद में क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना होता है उसके पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जिन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समस्त पद बना है उसमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक, जैसे रस है तो पूर्व पद और भरा उत्तर पद, रस भरा। देखिए, सब समस्त पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। देखिए, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, उसमें देखिए समस्त पद क्या हो गया? राजपुत्र। राजा का पुत्र है, अगर इसका हम कहेंगे राजा का पुत्र को संक्षेप में क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। संक्षेपीकरण बोला गया है ना, संक्षेपीकरण। संक्षेप में हम क्या बोल सकते हैं? राजपुत्र। लेकिन राजपुत्र का पूर्व पद यानी पहला पद क्या है? राज। और उत्तर पद दूसरा पद। उत्तर पद मतलब दूसरा पद। उत्तर पद क्या है? पुत्र। तो दोनों का योग हो गया राजपुत्र। तो ये पूर्व पद और समस्त पद, इसको संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद कहते हैं। देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों के समस्त पद बनाइए, समास विग्रह कीजिए। तो ऐसा पूछा जाता है तो समस्त पद बनाने के लिए अगर आएगा तो समस्त पद बनाते हैं, और समास विग्रह करने के लिए आएगा तो समास विग्रह कहते हैं। तो देखिए, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, किसी चीज़ को संक्षेप में करना ही। जैसे देखिए, यहाँ पे राजा का पुत्र है तो राजपुत्र संक्षेपीकरण है। समास जो है इसका समस्त पद क्या हो गया? राजपुत्र। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। और जैसे रस से भरा, रस भरा। रस से भरा। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। राज जो है पूर्व पद हो गया और पुत्र जो है इसमें उत्तर पद हो गया।
तो इस तरह हम समस्त पद कैसे बनाएंगे वो हमने बताया। अब हम लोग आगे देखेंगे समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। इसको हम लोग देखेंगे कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। देखिए इस प्रकार देखिए कि मैं और भी आपको उदाहरण दे रही हूँ कि पूर्व पद और उत्तर पद से के मेल से कैसे समस्त पद का निर्माण होता है। पूर्व पद और उत्तर पद देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, यहाँ पर समस्त पद है। पूर्व पद और उत्तर पद से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त कहते हैं। तो पूर्व पद क्या है? राष्ट्र, और उत्तर पद है पिता, और इससे नया शब्द क्या बना? राष्ट्रपिता। इसका अपना एक अर्थ है, इसका अपना स्वतंत्र अर्थ है, और ये एक अलग शब्द बन गया। ठीक। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट से के मेल से क्या बन गया? पथ भ्रष्ट। नीली धन गाय, नीली धन गाय मतलब नील गाय, से क्या समस्त पद बना? नील गाय। तो देखिए दो पदों के मेल से उत्तर पद और पूर्व पद, पहला पद उत्तर पद होता है और दूसरा पद पूर्व पद होता है, इनके मेल से जो शब्द निर्माण होता है उसे समस्त पद कहते हैं। यहाँ पर हम 2-3 उदाहरण लेकर आए हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, नील धन गाय, नील गाय। अब देखिए ये समस्त पद है, इसी का अगर समास विग्रह करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्र का पिता, पथ से भ्रष्ट, नीली है जो गाय। तो ये जब मैं समास विग्रह करूँगी तो अब आपको समास विग्रह क्या होता है वो बताऊँगी। लेकिन अभी हम लोग उत्तर पद, पूर्व पद और समस्त पद है जाने। तो समास किसे कहते हैं? संक्षेपीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है, जो नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास में समस्त पद जो होता है कैसे बनता है? पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके मेल से समस्त पद का निर्माण होता है। पूर्व पद जैसे राष्ट्रपिता में राष्ट्र और पिता, राष्ट्रपिता। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, और नीली गाय, नील गाय। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों देखें, अब हम लोग देखेंगे समास विग्रह कैसे करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट समास विग्रह। तो देखिए बच्चों हम लोग समस्त पद कैसे बनाते हैं और समस्त पद बना लिए तो समास विग्रह कैसे करते हैं। तो देखिए समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। समस्त पद क्या है? ये समस्त पद है, इसमें विभक्ति चिन्ह का बोध होता है और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के 7 शब्द आते हैं। पद बंद रहते हैं। जो यहाँ वाक्य दिख रहा है, यहाँ शब्दों का जो समूह है, यहाँ पर्ण से बनी कुटी, पर्णकुटी, इसका समस्त पद होगा पर्णकुटी। पर्ण से बनी जो कुटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्णकुटी, यानी संक्षेपीकरण। संक्षेप में हम बोलें पर्ण से बनी कुटी को देखेंगे हम तो क्या बोलेंगे? ये पर्णकुटी है, यानी पर्ण मीन्स पत्ते से बनी कुटी। लोप होने वाला अंश क्या है? इसमें से बनी। ये जो समास समस्त पद हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद उत्तर पद के बीच में जो है जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप कर दिया जाता है। लोप कर देना मतलब हटा दिया है, खत्म, लोप, दिखना नहीं। तो दिखना नहीं कैसे? वो संक्षेपीकरण करेंगे तभी नहीं दिखेगा। परम है जो आनंद, जो परम आनंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं संक्षेप में? परमानंद। परम है जो आनंद। तो यहाँ है जो है वो लोप होने वाला अंश है, वो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि है जो का लोप हुआ है। यहाँ राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता समस्त पद हुआ और यहाँ का विभक्ति चिन्ह का लोप है। किसमें? समस्त पद में जो है का विभक्ति चिन्ह का लोप है और समास विग्रह में वो सब विभक्ति चिन्ह दिख रहा है। तो जो राष्ट्र का पिता होता है उसे हम क्या बोलते हैं संक्षेप में? राष्ट्रपिता।
चार भुजाओं का जो समूह होता है, चार भुजाओं का समूह, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चार भुजाओं का समूह जो है वो चतुर्भुज। चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं चार होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो का समूह, ये जो है लोप होने वाला अंश है। तो हम लोग क्या देखें कि समस्त पद में क्या होता है कि जो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और समास विग्रह में पुनः वह विभक्ति चिन्ह दिखता है। देखिए बच्चों, कुछ समस्त पद और समास विग्रह मैं और आपको करके बता रही हूँ। समस्त पद क्या होता है? बोले ना संक्षेपीकरण, जो संक्षेप में किसी बात को कही जाती है या बोला जाता है या उसके लिए जो शब्द होते हैं उसे हम समस्त पद कहेंगे। और यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह के साथ, जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या कहते हैं? जन्मांध। जन्म से अंधा यानी जन्मांध, एक शब्द में इसको बोला गया जन्मांध। 7 दिनों का समूह इसका विग्रह है और इसका समस्त पद है सप्ताह। सप्ताह का समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। यथा समय, यथा समय, समय के अनुसार, लोग बोलते नहीं है यथा समय इस कार्य को कर दो, यानी समय के अनुसार कर दो, समय पर, समय के अनुसार। तो यथा समय, यहाँ के विभक्ति चिन्ह है, देखिए विग्रह में समय के अनुसार। फिर रेखांकित, आप लोग पढ़ते हो ना दिए गए शब्दों के रेखांकित शब्द। रेखांकित शब्द जिनको रेखा से अंकित किया गया हो, रेखा से अंकित किया गया हो, रेखा से दिखाया गया हो, रेखा खींच, उसे हम रेखांकित बोलते हैं। रेखांकित समस्त पद है, इसका समास विग्रह हुआ रेखा से अंकित। धनहीन, धनहीन क्या है? ये समस्त पद है और धन से हीन इसका समास विग्रह है। शोकाकुल, धनहीन इसको कहते हैं जो धन से हीन, धन से कमज़ोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धनहीन बोलते हैं। तो संक्षेप में उसको धनहीन बोलते हैं, जो धन से हीन। शोकाकुल किसको बोलते हैं? जो शोक से, आकुल मतलब परेशान, जो शोक से परेशान होता है। आकुल मतलब का मीनिंग होता है परेशान, जो शोक से परेशान होता है उसको हम बोलते हैं शोकाकुल। संक्षेप में शोकाकुल बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग देखें कि समास पद में समस्त पद और समास विग्रह करके मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र, विद्यालय, विद्या के लिए, आलय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके समस्त पद और समास विग्रह हम लोग किए हैं। तो बच्चों हम लोग आज क्या देखे हैं कि समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। उसके बाद समास में देखिए, समास में एक समस्त पद होता है और दूसरा समास विग्रह किया जाता है। तो समस्त पद क्या कहते हैं? जो समास विग्रह का जो संक्षेप में होता है उसको समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में एक उत्तर पद होता है और दूसरा पूर्व पद होता है, लेकिन उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। लोप होना मतलब दिखता नहीं है, लेकिन विग्रह करने पे वही विभक्ति चिन्ह हमें दिखने लगता है। देखिए समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप है, लेकिन वही विभक्ति चिन्ह जो है यहाँ विग्रह करने पर हमें दिखने लगा। तो जन्मान में समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप है, लेकिन जन्म से अंधा में यहाँ से विभक्ति चिन्ह जो है दिख रहा है। तो समस्त पद ये है और ये समास विग्रह है। फिर देखिए दूसरा, सप्ताह में समस्त पद है और 7 दिनों का समूह, ये जो है इसका विग्रह है। का विभक्ति चिन्ह, का समूह। यथा समय, समय के अनुसार, के विभक्ति चिन्ह है। रेखांकित, रेखा से विभक्ति चिन्ह के साथ आया, रेखा से अंकित। धनहीन, जो धन से हीन होता है उसे धनहीन कहते हैं। और शोकाकुल यानी शोक से आकुल। तो ये सारे समस्त पद थे और समस्त पदों का विग्रह किया गया था। और देखिए समस्त पदों को पहले विग्रह जो किए हुए जो शब्द रहते हैं
उनको समस्त पद बनाते हैं और समस्त पदों को पुनः अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। एग्ज़ाम में कभी आता है दिए गए शब्दों के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए या समस्त पद बताइए, समास विग्रह कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दिया रहेगा 7 दिनों का समूह, लिखा रहेगा समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। तो अभी हम लोग तो कुछ समास का नाम तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, भेद पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग समास में बस यही देखे हैं कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद में 2 पद होता है, उत्तर पद और पूर्व पद। उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और समास विग्रह जब हम करते हैं तो विभक्ति चिन्ह जो है हमें दिखता है, सामने दिखता है विभक्ति चिन्ह। तो हम लोग देखें समास में समास में हम लोग देखें कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। तो बच्चों हम लोग देख लिए। कभी कभी देखिए, अभी हम लोग भेद नहीं पढ़े, लेकिन कभी कभी एक ही शब्द ऐसा होता है जिसका विग्रह जब किया जाता है तो 2 तरह से विग्रह हो जाता है और दोनों अलग अलग समास हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाओं का समूह हम करेंगे तो वह द्विगु समास होगा। लेकिन 4 है भुजाएं इसकी, तो यहाँ पर जो है 4 है भुजाएं जिसकी हम अगर बोलेंगे तो वहाँ पर वो द्विगु समास नहीं होगा। कहाँ वो, वहाँ पे वो बहुव्रीहि समास होगा। 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं उनके लिए। बच्चों हम लोग जब भेद पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किस भेद के अंतर्गत कौन सा समास आता है, किन विभक्ति चिन्हों को। पहला हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के साथ समझाया गया है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तो कर्ता कर्म जो भी है, कर्ता छोड़ के बाकी कर्म, संप्रदान, करण, ये सारा कुछ उसमें दिखाएगा कि कैसे हमको समस्त पद बनाना है और समास विग्रह करना है। समास के भेदों में हम लोग तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय, ये सारे समास हम लोग को पढ़ने हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग को पढ़ाया गया समास की परिभाषा, उदाहरण के साथ कि समास क्या होता है, किसे कहते हैं। समास उसको उदाहरण के साथ अपनी बुक में पढ़ेंगे। उसके बाद समस्त पद क्या होता है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद से समास विग्रह कैसे किया जाता है, समास विग्रह कर जो किया रहता है उससे समस्त पद कैसे हम बनाते हैं। इसको आपको पढ़ना है परिभाषा के साथ और अपने बुक में उदाहरण के साथ देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। एक एक भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। आप पढ़ाए हुए पाठ में जो भी हमने बताया है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, ये सारा पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग भेदों को पढ़ेंगे। पहला मैं स्टार्ट करूँगी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, समास के भेदों को पढ़ाते हुए। तो अगली क्लास में आपको समास के भेद पढ़ कर के आएंगे। धन्यवाद।